जॉर्ज की रिसर्च ने प्रूव किया कि बर्ड हवा को सिर्फ कट नहीं करती, बल्कि हवा उसके विंग्स के साथ एक ऐसा बिहेव करती है जो ग्रेविटी के इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म कर देता है। और यहाँ से एविएशन साइंस का वो दौर खुला जिसने आगे चलकर एयरप्लेन्स की फाउंडेशन रखी। लेकिन सवाल ये था कि ये एयरफॉयल डिजाइन आखिर काम कैसे करता है। लिलिएंथल ने प्रूव किया कि बर्ड हर वक्त अपने पर नहीं हिलाता, बल्कि वो हवा के मॉलिक्यूल्स पर ग्लाइड करता है। और ओथो लिलिएंथल की इसी रिसर्च ने राइट ब्रदर्स को वो कॉन्फिडेंस दिया कि इंसान भी बर्ड्स की तरह हवा में उड़ सकता है। डार्क मैटर यूनिवर्स का वो सीक्रेट हिस्सा है जो यूनिवर्स का तकरीबन 85% मटेरियल बनाता है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसी ने पूरे यूनिवर्स को एक निटेड फैब्रिक की तरह परोया हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी ऊन के स्वेटर में ऊन के थ्रेड्स पूरे स्वेटर को शेप देते हैं, वैसे ही डार्क मैटर के ये फिलामेंट्स पूरे यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर में रखते हैं। एक वक्त था जब दुनिया अंधेरे में थी। इंसान सिर्फ वही मानता था जो उसे इन दो आंखों से दिखाई देता था। जब हमने आसमान की तरफ देखा तो लगा कि सितारे और गैलेक्सीज इस काले अंधेरे में बस बेतरतीब बिखरे हुए हैं। जब हमने पहाड़ों के बीच किसी बंजर और सूखी मिट्टी को देखा तो लगा कि इसमें अब कोई जिंदगी बाकी नहीं रही। जब किसी परिंदे को आसमान में उड़ते हुए देखा तो लगा कि ये सिर्फ हवा का एक इत्तेफाक है। और जब किसी इंसान को गहरी नींद में देखा तो लगा कि ये सिर्फ थकान मिटाने का एक आम सा जरिया है। लेकिन जब 21st सेंचुरी में इंसान ने अपनी अकल की आखिरी हदें पार की, जब हमने आसमान को नापने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेलीस्कोप्स लगाईं और जब ह्यूमन बॉडी और एरोडायनामिक्स को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर्स लगाएं, तो सच्चाई हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि साइंस ने जो कुछ भी डिस्कवर किया वो नया नहीं था। साइंस ने जब यूनिवर्स का सबसे बड़ा डिजिटल मैप बनाया तो पता चला कि ये यूनिवर्स बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत जाले की तरह बुना हुआ है, लाइक ए निटेड फैब्रिक। जब सूखी मिट्टी को जूम किया तो पता चला कि वहां एक माइक्रोस्कोपिक जलजला आ रहा है, लाइक ए वाइब्रेशन। जब परिंदे के विंग्स को स्टडी किया तो पता चला कि वो उड़ नहीं रहा, बल्कि हवा ने उसे थाम रखा है विद ए इनविजिबल लिफ्ट। और जब नींद में सोते हुए इंसान का ब्रेन स्कैन किया तो पता चला कि उसकी बॉडी खराब ना हो, इसके लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ए टर्निंग प्रोटोकॉल। ये चारों चीजें देखकर साइंस तो आज दंग है, लेकिन आज हम अपने इस नए एपिसोड में बताएंगे कि इन चारों साइंटिफिक मिरेकल्स का एक मास्टर कोड है। और वो मास्टर कोड आज की किसी रिसर्च पेपर में नहीं, बल्कि आज से 1400 साल पहले अरब के तपते हुए रेगिस्तान में उतारी गई उस किताब में लिख दिया गया था, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का वजूद तक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदियों से जब इंसान आसमान की तरफ देखता था तो उसे लगता था कि स्टार्स और गैलेक्सीज इस डार्क स्पेस में यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। हमें लगता था कि गैलेक्सीज के बीच बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस सिर्फ एम्प्टी वैक्यूम है। लेकिन 1996 में साइंस की दुनिया में एक बड़ा खुलासा हुआ, जब एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट रिचर्ड बॉन्ड ने दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उन्होंने पहली बार द कॉस्मिक वेव का टर्म यूज किया। रिचर्ड बॉन्ड की रिसर्च ने यह प्रूव किया कि ये यूनिवर्स बिखरी हुई नहीं है, बल्कि एक इंतहाई फाइन और स्ट्रॉन्ग वेव की तरह बुनी हुई है। गैलेक्सीज आपस में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के लंबे ग्लोइंग थ्रेड्स के जरिए कनेक्टेड हैं, जिन्हें हम फिलामेंट्स कहते हैं। रिचर्ड बॉन्ड ने डिस्कवर किया कि ये फिलामेंट्स यूनिवर्स का वो स्केलेटन है जो पूरी यूनिवर्स को एक स्पेसिफिक शेप में होल्ड करके रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था कि ये बुनाई किस चीज से बनी है, ये नेटिंग किस चीज से बनी है। रिचर्ड बॉन्ड की रिसर्च ने बताया कि गैलेक्सीज जिन थ्रेड्स पर टिकी हुई हैं, वो हमसे इनविजिबल होते हैं। इन्हें साइंस की लैंग्वेज में डार्क मैटर फिलामेंट्स कहा जाता है। डार्क मैटर यूनिवर्स का वो सीक्रेट हिस्सा है जो यूनिवर्स का तकरीबन 85% मटेरियल बनाता है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसी ने पूरे यूनिवर्स को एक निटेड फैब्रिक की तरह परोया हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी ऊन के स्वेटर में ऊन के थ्रेड्स पूरे स्वेटर को शेप देते हैं, वैसे ही डार्क मैटर के ये फिलामेंट्स पूरे यूनिवर्स को एक स्ट्रक्चर में रखते हैं। गैलेक्सीज इन इनविजिबल थ्रेड के ऊपर बिल्कुल वैसे ही ग्रो करती हैं जैसे किसी क्रीपर प्लांट पर फ्लावर्स खिलते हैं। अगर ये डार्क मैटर के फिलामेंट्स ना होते तो गैलेक्सीज भटक जाती और यूनिवर्स का ये ब्यूटीफुल सिस्टम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में बिखर जाता। तो इस थ्योरी को रियलिटी में देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत थी।
फिर 2005 में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट वॉल्कर स्प्रेंगल ने एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसे मिलेनियम सिमुलेशन कहा जाता है। वॉल्कर ने 10 बिलियन से ज्यादा पार्टिकल्स को एक सुपर कंप्यूटर में डालकर पूरे यूनिवर्स का एक डिजिटल मैप बनाया। जब ये मैप स्क्रीन पर आया तो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट शॉक रह गए। सिमुलेशन में क्लियरली दिखा कि गैलेक्सीज बिल्कुल एक निटेड वेब की तरह फिलामेंट्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं। वॉल्कर ने प्रूव किया कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल किसी निटेड फैब्रिक के जैसा है और जहां थ्रेड्स आपस में मिलते हैं और स्ट्रॉन्ग नॉट्स बनाते हैं, इन्हीं नॉट्स पर थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज के क्लस्टर्स मौजूद होते हैं। यानी इंसान ने सुपर कंप्यूटर की मदद से 21वीं सेंचुरी में वही देखा जो कुरान ने सेंचुरीज पहले एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे? चलिए समझते हैं। सूरह ज़ारियात आयत 7 में अल्लाह ताला कसम खाकर कहते हैं, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कसम है आसमान की जो हुबुक वाला है। अरबिक डिक्शनरी में हुबुक के मीनिंग्स इतने डीप हैं कि वो रिचर्ड बॉन्ड और वॉल्कर की रिसर्च की परफेक्ट समरी मालूम होते हैं। अरबिक में हुबुक के 3 मीनिंग्स हैं। पहला, निटेड फैब्रिक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिलेनियम सिमुलेशन में वॉल्कर ने यूनिवर्स को निटेड थ्रेड्स की तरह देखा। दूसरा, रिपेल्स, पाथवेज, यानी जैसे हवा से सैंड पर रास्ते बनते हैं जो डार्क मैटर फिलामेंट्स की शेप को एक्सप्लेन करते हैं। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग नॉट। एस्ट्रोफिजिक्स में उन पॉइंट्स को नॉट्स या क्लस्टर कहा जाता है जहां फिलामेंट्स आपस में मिलते हैं और गैलेक्सीज का ग्रुप बनता है। तो कुरान का ये वर्ड हुबुक इन तीनों साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को अपने अंदर कवर किए हुए है। तो अब इमेजिन करें, रिचर्ड बॉन्ड ने 1996 में कॉस्मिक वेब की बात की और वॉल्कर ने 2005 में इसे सुपर कंप्यूटर से प्रूव किया। लेकिन 7th सेंचुरी में बिना किसी टेलीस्कोप, बिना किसी कंप्यूटर के कुरान ने यूनिवर्स को निटेड यानी हुबुक कैसे कह दिया? तो ये इस बात का ओपन प्रूफ है कि कुरान किसी ऐसे शख्स की बुक नहीं हो सकती जो अर्थ पर बैठकर गैस लगा रहा हो। ये उस सुपर इंजीनियर का वर्ड है जिसने इस यूनिवर्स को बड़े ही अच्छे से डिजाइन किया है, जिसने डार्क मैटर के फिलामेंट्स को गैलेक्सीज के लिए पाथ बनाया और उन्हें स्ट्रॉन्ग नॉट्स दी। तो बेशक ये कुरान उस अल्लाह का कलाम है जिसने हर चीज को एक ब्यूटीफुल डिजाइन में परोया है। जब हम किसी सूखी और बंजर जमीन को देखते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल बेजान है, डेड है। फिर बारिश होती है, मिट्टी गीली होती है और कुछ ही दिनों में वहाँ प्लांट्स निकल आते हैं। हमें लगता है कि ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अगर हम मिट्टी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो वहाँ एक ऐसी वाइब्रेशन हो रही होती है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट शॉक रह गए। कुरान ने इस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट को सूरह हज आयत 5 में बड़े ही अच्छे अंदाज से बयान किया है। फिर जब हम उस सूखी जमीन पर पानी उतारते हैं तो वो हिलती है और फूलती है। यहाँ अल्लाह ने 2 बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, अहतज़्ज़त यानी वाइब्रेशन और रबत यानी स्वेलिंग। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इन 2 वर्ड्स के पीछे छुपी पूरी बोटेनिकल फिजिक्स को कैसे एक्सप्लेन करती है। सदियों तक इंसानों को पता नहीं था कि पानी गिरने पर सोयल के अंदर क्या होता है, यानी मिट्टी के अंदर क्या होता है। फिर 1827 में एक फेमस स्कॉटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने फिजिक्स की फाउंडेशन ही बदल दी। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जब पानी के पार्टिकल्स किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से टकराते हैं, जैसे मिट्टी या पोलन, तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। इस मूवमेंट को आज साइंस में ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था तो इसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जब ड्राई सोयल पर पानी गिरता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स सोयल के पार्टिकल्स से तेजी से टकराते हैं। इस कोलिजन से मिट्टी के पार्टिकल्स में एक कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन पैदा होती है, बिल्कुल एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक अर्थक्वेक की तरह। कुरान ने इसे ही अहतज़्ज़त कहा। 1500 साल पहले किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो मिट्टी के पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन को देख सके, लेकिन कुरान ने उसे पूरी एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लेन किया। कुरान का दूसरा वर्ड है रबत। मॉडर्न सोयल साइंस और क्ले मिनरोलॉजी आज हमें बताती है कि सोयल के पार्टिकल्स प्लेट लाइक लेयर्स में होते हैं, स्पेसिफिकली क्ले मिनरल्स जैसे मॉन्ट मिरोलोनाइट। जब पानी इन लेयर्स के बीच एंटर होता है तो सोयल पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। इस प्रोसेस को साइंस में सोयल स्वेलिंग कहा जाता है। जब मिट्टी फूलती है तो उसके अंदर पोरस बनते हैं, बारीक सुराखें बनती हैं।
इन्हीं पोरस के जरिए ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती है और रास्ता बनता है ताकि एक छोटा सा प्लांट सोयल को चीरते हुए बाहर आ सके। अगर मिट्टी इहतज्जत ना करे यानी वाइब्रेट ना करे और स्वेल होकर सॉफ्ट ना हो यानी रबत होकर सॉफ्ट ना हो तो कोई भी सीड मिट्टी से बाहर नहीं निकल सकता। कुरान का वर्ड रबत दरअसल सोयल की उसी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और हाइड्रेशन की तरफ इशारा करता है जिसे आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस कंफर्म करती है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में अपनी माइक्रोस्कोपिक आंख से जो देखा, कुरान ने 7th सेंचुरी में ही उसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया था। वो मिट्टी जिसे हम अपने पैरों तले कुचलते हैं, वो पानी मिलते ही अपने खालिक के ऑर्डर से इह्तज़्ज़त शुरू कर देती है, वाइब्रेशन शुरू कर देती है ताकि लाइफ को अंजाम दे सके। तो क्या ये पॉसिबल है कि 1500 साल पहले कोई इंसान सोयल पार्टिकल्स की इस माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन का गेस लगा सके? हरगिज नहीं। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने इन सोयल पार्टिकल्स को क्रिएट किया है और उनके अंदर ब्राउनियन मोशन की प्रोग्रामिंग की है। तो बेशक ये कुरान उस सुप्रीम क्रिएटर के वर्ड्स हैं जिसने हर बेजान चीज में मूवमेंट रखी है। फॉर सेंचुरीज इंसान बर्ड्स को देखकर हैरान होता रहा है कि आखिर एक हैवी बॉडी हवा में कैसे टिकी रहती है। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज कायले ने पहली बार दुनिया को बताया कि बर्ड्स की फ्लाइट कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक निहायत ही बारीकी से डिजाइन किया गया मैथमेटिकल बैलेंस है। जॉर्ज कायले ने डिस्कवर किया कि बर्ड्स के विंग्स फ्लैट नहीं होते बल्कि ऊपर से थोड़े कर्व होते हैं। उन्होंने इस डिजाइन को एयरफॉयल का नाम दिया। जॉर्ज की रिसर्च ने प्रूव किया कि बर्ड हवा को सिर्फ कट नहीं करती बल्कि हवा उसके विंग्स के साथ एक ऐसा बिहेव करती है जो ग्रेविटी के इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म कर देता है। और यहाँ से एविएशन साइंस का वो दौर खुला जिसने आगे चलकर एयरप्लेन्स की फाउंडेशन रखी। लेकिन सवाल ये था कि ये एयरफॉयल डिजाइन आखिर काम कैसे करता है। इसका जवाब 18 सेंचुरी के मैथमेटिशियन डेनियल बर्नूली की रिसर्च में मिलता है। बर्नूलीज प्रिंसिपल के मुताबिक जब हवा किसी कर्व सरफेस से तेजी से गुजरती है तो वहां फ्लूइड प्रेशर कम हो जाता है। आप इसे ऐसे समझिए, जब कोई परिंदा अपने विंग्स स्प्रेड करता है, जब वो अपने पंख फैलाता है तो विंग के ऊपर वाले हिस्से पर हवा की स्पीड बढ़ जाती है जिससे वहां प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन विंग के नीचे वाले हिस्से का प्रेशर ज्यादा रहता है। ये नीचे वाला हाई प्रेशर बर्ड को ऊपर की तरफ ढकेलता है जिसे साइंस में लिफ्ट कहते हैं। हवा की डेंसिटी और वेलोसिटी दरअसल वो इनविजिबल मीडियम है जो बर्ड को नीचे गिरने से रोकते हैं। बर्नूली ने यह प्रूव किया कि हवा कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स पैदा करती है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को हवा में फॉर्मली होल्ड कर लेती है। 1890 में जर्मन एविएशन पायनियर ओतो लिलिएंथल ने बर्ड्स की मूवमेंट को डीपली ऑब्जर्व किया। लिलिएंथल ने हजारों बार बर्ड्स को विंग्स स्प्रेड और विंग्स फोल्ड करते हुए देखा, यानी पर खोलते हुए और बंद करते हुए देखा। उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा कि जब बर्ड्स अपने विंग्स को पूरी तरह फैलाकर जम जाता है तो वो दरअसल एटमॉस्फेरिक एनर्जी का यूज कर रहा होता है। लिलिएंथल ने प्रूव किया कि बर्ड हर वक्त अपने पर नहीं हिलाता बल्कि वो हवा के मॉलिक्यूल्स पर ग्लाइड करता है। और ओतो लिलिएंथल की इसी रिसर्च ने राइट ब्रदर्स को वो कॉन्फिडेंस दिया कि इंसान भी बर्ड्स की तरह हवा में उड़ सकता है। लेकिन अब आइए उस डिवाइन बुक की तरफ जो इन तमाम साइंटिस्ट से सदियों पहले उतारी गई। सूरह मुल्क आयत 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इन्होंने अपने ऊपर उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखा जो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी उन्हें समेट लेते हैं? इन्हें रहमान के सिवा कोई और नहीं थामे हुए, बेशक वो हर चीज को देखने वाला है। यहाँ कुरान ने फ्लाइंग या उड़ने का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया बल्कि यमसिकु हुन्ना यूज किया, जिसका मतलब है किसी चीज को जोर से पकड़ना ताकि वो गिर ना जाए। तो आज की मॉडर्न फिजिक्स हमें बता रही है कि बर्ड हवा में तैर नहीं रहा बल्कि बर्नूलीज प्रिंसिपल और एयरफॉयल डिजाइन की वजह से हवा ने उसे नीचे से होल्ड कर रखा है। तो कुरान का ये वर्ड यमसिखु हुन्ना, किसी चीज को जोर से पकड़ना ताकि वो गिर ना जाए, पूरे एरोडायनामिक्स की परफेक्ट समरी है। कुरान ने बर्ड्स के विंग्स स्प्रेड और फोल्ड करने की उन्हीं दो स्टेट्स को साफ़तिम व यक़बिज़्न कहकर पूरी फ्लूइड डायनामिक्स को कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। ये इस बात की तरफ साफ इशारा है कि एयर प्रेशर, लिफ्ट फोर्स और लॉस ऑफ फिजिक्स दरअसल अल्लाह की एट्रीब्यूट रहमान का ही हिस्सा है। ये अल्लाह की सिफत है जिसने हवा जैसे इनविजिबल मीडियम को इतनी पावर दी कि वो टन्स ऑफ हेवी एयरप्लेन्स और बर्ड्स को ग्रिप कर ले।
तो डेनियल बर्नॉयल ने 18 सेंचुरी में प्रेशर की बात की, फिर जॉर्ज कायले ने 19 सेंचुरी में एयरफॉयल समझाया और ओतो लिलियंथल ने फ्लाइट का निज़ाम डिस्कवर किया। लेकिन 1400 साल पहले बिना किसी लेबोरेटरी के कुरान ने फ्लाइट को होल्डिंग से कैसे जोड़ दिया? तो ये इस बात का ओपन प्रूफ है कि ये कुरान उस सुप्रीम इंजीनियर के वर्ड्स हैं जिसने हवा के एक एक मॉलिक्यूल को ग्रिप करने की एबिलिटी दी, और बेशक वही है जो हर चीज को थामे हुए है। सदियों से जब इंसान असहाबे कहफ के 300 साल तक सोने के इंसिडेंट्स सुनता था तो उसे लगता था कि ये बायोलॉजी के अगेंस्ट है, क्योंकि नेचर का लॉ है कि अगर कोई बॉडी लंबे वक्त तक मूव ना करे तो वो डेड होने लगती है। 19th सेंचुरी में न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट जीन मार्टिन शार्को ने दुनिया को एक डेंजरस रियलिटी से आगाह किया जिसे हम बेड सोर्स कहते हैं। शार्को ने अपनी रिसर्च में बताया कि जब हम एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं तो हमारी बॉडी का वेट नीचे के सेल्स को दबा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गार्डन होस पर पैर रख दिया जाए, यानी पानी के पाइप पर पैर रख दिया जाए तो पानी रुक जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच पाती और सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में इसे टिश्यू नेक्रोसिस कहते हैं, जहां बॉडी जिंदा होने के बावजूद जगह जगह से डिके शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि असहाबे कहफ जो 300 सालों तक एक ही कैब में लेटे रहे, उनकी स्किन और मसल्स इस तबाही से कैसे सेफ रहे? क्या वहां कोई ऐसी साइंटिफिक इंटरवेंशन हो रही थी जो आज की मॉडर्न मेडिसिन की समरी है? मॉडर्न हॉस्पिटल्स में जब कोई पेशेंट आईसीयू में कोमा की कंडीशन में होता है तो नर्सेस को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, टर्निंग प्रोटोकॉल। डॉक्टर्स का मानना है कि हर 2 से 3 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करना जरूरी है, वरना बेड सोर्स उसे अंदर से खत्म कर देंगे। ये प्रोटोकॉल आज की मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशन है। लेकिन 1400 साल पहले सूरह कहफ आयत 18 में अल्लाह ताला ने इस मेडिकल प्रोटोकॉल का जिक्र इन वर्ड्स में किया, और हम उन्हें राइट और लेफ्ट करवट दिलाते रहते थे। यहाँ वर्ड नुकल्लिबुहुम का मतलब है बार बार पलटना। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ सुलाया नहीं बल्कि उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उनकी साइड चेंज करवाई। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अल्लाह ने उनकी बॉडी के किसी एक हिस्से पर वेट को जमने नहीं दिया। जैसे ही एक साइड प्रेशर बढ़ता, उनकी पोजीशन बदल दी जाती ताकि ब्लड सर्कुलेशन दोबारा स्टार्ट हो जाए। जीन मार्टिन शार्को ने 19th सेंचुरी में इस प्रॉब्लम को डिस्कवर किया और कुरान ने सेंचुरीज पहले उसकी डिवाइन नर्सिंग एक्सप्लेन कर दी थी। ये इस बात का प्रूफ है कि उन्हें सिर्फ सुलाया नहीं गया था बल्कि उनकी बायोलॉजी को एक सॉफ्टवेयर की तरह मैनेज किया जा रहा था। लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन था, 300 साल तक बिना टूटे नींद कैसे पॉसिबल है? 20वीं सदी के सबसे बड़े स्लीप रिसर्चर डॉक्टर विलियम डिमेंट, जिन्हें फादर ऑफ स्लीप मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने एक अमेजिंग फैक्ट बताया। उनकी रिसर्च के मुताबिक सोते वक्त इंसान की आंखें तो बंद हो जाती हैं लेकिन हमारे कान हमेशा अलर्ट रहते हैं। हमारा ब्रेन सोते वक्त भी बाहर की आवाजों को स्कैन करता रहता है ताकि किसी डेंजर की सिचुएशन में हमें जगा सके। डॉक्टर डिमेंट ने ये प्रूफ किया कि नॉइज ही वो सबसे बड़ी वजह है जो स्लीप साइकिल को ब्रेक करती है, यानी शोर या आवाज ही वो रीजन है जो हमारी नींद को ब्रेक करती है। अब कुरान की डीप डिटेल देखिए। सूरह कहफ आयत 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो हमने उनके कानों पर सील डाल दी। साइंस बताती है कि हियरिंग वो आखिरी सेंस है जो स्लीप में बंद होती है और पहली सेंस है जो जागते वक्त एक्टिव होती है, यानी हमारी सुनने की ताकत ही वो आखिरी सेंस है जो सोने पे बंद हो जाती है और सबसे पहली सेंस भी वही है जो उठने पे एक्टिव हो जाती है। तो आपने यहाँ गौर किया कि अल्लाह ने आंख का जिक्र नहीं किया बल्कि कानों को सील करने का जिक्र किया। डॉक्टर विलियम ने जो सेंसरी गेटिंग 1970 में एक्सप्लेन की, कुरान ने सेंचुरीज पहले बता दिया था कि अगर लंबी स्लीप चाहिए तो पहले हियरिंग का सिस्टम डिस्कनेक्ट करना होगा। जीन मार्टिन शार्को ने बेड सोर्स डिस्कवर किए और डॉक्टर विलियम डिमेंट ने स्लीप फिजियोलॉजी समझाई। लेकिन इन साइंटिस्ट से सदियों पहले बिना किसी लेबोरेटरी के कुरान ने करवट बदलने और कानों को सील करने की बात क्यों की? ये दरअसल उस मास्टर फिजिशियन का सिग्नेचर है जिसने हमें बनाया है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने से बॉडी डिके होने लगती है या सोने का कनेक्शन सुनने से है। तो बेशक वो अल्लाह ही है जो हर चीज को प्रिजर्व करने वाला और सबसे बेहतर विजडम वाला है।
तो यूनिवर्स के नेटेड फैब्रिक से लेकर मिट्टी के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन तक और हवा के होल्डिंग प्रेशर से लेकर डीप स्लीप में ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन तक, आज हमने सिर्फ 4 ऐसे साइंस देखे हैं जो ह्यूमन बॉडी को शॉक करने के लिए काफी हैं। इन चारों डिफरेंट फील्ड्स एस्ट्रोफिजिक्स, बोटेनी, एरोडायनामिक और न्यूरोलॉजी में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपनी पूरी लाइफ लगाकर जो लॉ डिस्कवर किए वो अपनी जगह बिल्कुल सच और एक्यूरेट हैं। इन साइंटिस्टों ने हमें बताया कि यूनिवर्स का सिस्टम कैसे चल रहा है, लेकिन आज से 14 सेंचुरीज पहले बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के कुरान ने उन्हीं लॉस को इतनी डिटेल और टेक्निकल एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लेन करके दुनिया को ये बता दिया कि इस सिस्टम को किसने बनाया है। हुबुक का नीटेड फैब्रिक, इहतज्जत और रबत की सोयल मैकेनिक्स, यमसिखू हुन्ना की होल्डिंग फोर्स और नुकल्लिबू हम का टर्निंग प्रोटोकॉल कोई आम वर्ड्स नहीं है। ये इस बात का ओपन प्रूफ है कि ये कुरान किसी इंसान का ख्याल नहीं हो सकता जो जमीन पर खड़ा होकर आसमान को देख रहा हो। देखिए, साइंस और रेवलेशन आपस में क्लैश नहीं करते, यानी साइंस और कुरान आपस में नहीं टकराते, बल्कि आज की मॉडर्न साइंस कुरान की सच्चाई को सबसे बड़ा विटनेस बनाकर उभार रही है। ये इस बात का प्रूफ है कि इस यूनिवर्स का और इस बुक का क्रिएटर एक ही है। जब भी ह्यूमन इंटेलेक्ट और रिसर्च किसी अल्टीमेट ट्रूथ के पीक पर पहुंचती है तो सरप्राइजली उसे वहां पहले से ही कुरान की एक आयत मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती है। दरअसल ये पूरी यूनिवर्स एक ओपन बुक है और कुरान उस बुक को पढ़ने का मैनुअल है। ये यूनिवर्स बिखरी हुई नहीं है, बल्कि आपके रब की परफेक्ट डिजाइन और विजडम में बुनी हुई है और उसकी हर साइन पुकार कर कह रही है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी ब्लेसिंग्स को डिनाई करोगे। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। और हम उन्हें अपनी निशानियां यूनिवर्स में भी दिखाएंगे और खुद उनके अंदर भी।